ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल मेंटोर मंगल पे। आज जो फ्रेंड हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे, हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था, लास्ट जो मेरा वीडियो आया था उसके अंदर मैंने जो सिलेबस वगैरह जो स्टडीज वगैरह बताई थी उसके अंदर मैंने बोला भी था कि रेगुलर मेरा जो वीडियो है वो अब अपलोड होगा। और फिजिक्स का जो पूरा सिलेबस है जो आपका लैब असिस्टेंट का होगा वो पूरा सिलेबस मैं आपका कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें, अपन फिजिक्स के सिलेबस की बात करें, जैसे साइंस के पूरे सिलेबस की बात करें, साइंस के अंदर आपका बायोलॉजी भी आने वाला है, केमिस्ट्री भी आएगा, आपका फिजिक्स भी आएगा। तो आपका मान के चलो 33 सवाल जो है आपके फिजिक्स के आने वाले हैं, 33 से आपकी केमिस्ट्री के आएंगे, 34 के आसपास आपके बायोलॉजी के आएंगे। तो 33 जो क्वेश्चन आने वाले हैं फिजिक्स के अंदर, तो हमारा जो सिलेबस दे रखा है उसके अंदर कुल मिलाकर के 10 चैप्टर दिए गए हैं। जो पहला चैप्टर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, जो कि 11 क्लास के चैप्टर है। और जैसे पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ये आपके 12th का चैप्टर है। यानी कि कहीं ना कहीं जो 12th का जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और जो लोग जो अभी 12th के अंदर है तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया ये वैकेंसी है। और उनके लिए तो मेन फ़ायदा ये है कि 12th का तो वो सिलेबस वैसे ही वो उनका साथ साथ में हो रहा है। तो उनका जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा मार्च के बाद में, तो उनके पास में एक महीना आराम से रहेगा, 1 या 2 महीने उनको मिलेंगे तैयारी करने के लिए। तो आराम से वो 4 चैप्टर जो 11 के वो आराम से कवर कर सकते हैं उसके अंदर। तो उनको ये 12th का जो सिलेबस है उनको एक्स्ट्रा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोर्ड की जो तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिट भी है। और यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले जो फ्रेंड मैं जो लेकर के चलूँगा वो 12th का सिलेबस लेकर के चलूँगा स्टार्टिंग के अंदर। जैसे हम बात करें, 5वां चैप्टर से स्टार्ट होगा अपना 12th का। 5वां चैप्टर जो आपका सिलेबस में दिया गया है वो दे रखा है स्थिर विद्युतिकी, ठीक है। स्थिर विद्युतिकी, कूलाम का नियम दे रखा है। इसके अंदर देखो सिलेबस कितना अच्छे से मेंशन किया हुआ है, जिसमें कोई भेजामारी नहीं है ना। कूलाम का नियम दे रखा है, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, गाउस का नियम दे रखा है, तथा इसके अनुप्रयोग दे रखे, साफ साफ दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बेटा हम जो बात करेंगे, सबसे पहले हम देखो, मैं साथ साथ में ये भी लेकर के चलूँगा कि जो प्रीवियस आपका जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ है उसके अंदर कौन से टॉपिक में से कितने सवाल आए हैं, कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रखता है, ठीक है। और किस टाइप का जो लेवल है पेपर का वो कैसा है, वो आपको खुद को रियलाइज़ हो जाएगा जैसे साथ में पढ़ोगे। और मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। और साथ में आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि मतलब फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला बेस पे आपके सीधे सीधे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। जब हम साथ में डिस्कस करेंगे आपको खुद को भी पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हमारे को कूलाम का नियम स्टार्ट करना है। तो कूलाम का नियम स्टार्ट करने से पहले हमारे को आवेश के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि भाई आवेश क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बात करूँ कि आवेश क्या है, तो आपने छोटी क्लासों के अंदर डिस्कस भी किया होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, आप कंघे की सहायता से बालों को बनाते हो, ठीक है। और उसके बाद में उस कंघे के पास में आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लेके जाते हो। तो कागज़ के टुकड़ों को जो कंघा होता है वो अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस, इसके पीछे इसका रीज़न क्या है कि वो जो कागज़ के जो हल्के हल्के टुकड़े हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये होता है कि जब आप कंघे की सहायता से बालों को बनाते हो तो कंघे और बालों के बीच में घर्षण होता है, और घर्षण होने की वजह से एक वस्तु पर धनावेश आ जाता है और दूसरी वस्तु के ऊपर ऋणावेश आ जाता है। जिसकी वजह से यदि किसी वस्तु के ऊपर आवेश होगा तो वो आवेश क्या करता है, दूसरी जो हल्की वस्तु होगी उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। इसका रीजन वगैरह सारी चीज़ें हम साथ में डिस्कस करेंगे। यानी कि सीधी सी बात की जाए कि आवेश होता क्या है, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण धर्म होता है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये आवेश के बारे में जानकारी हो गई। अब आवेश के बारे में हम बात करें कि आवेश जो होता है, अब आवेश की क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो लेकर के हम यहाँ पे बेटा चलेंगे। देखो आवेश की कंडीशन ये हो सकती है कि आवेश या तो रुका हुआ हो सकता है, या फिर आवेश है वो एक नियत चाल से गति कर सकता है, या फिर वो परिवर्ती चाल से गति कर सकता है। जो परिवर्ती चाल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हम बात करें आवेश है क्या क्या कंडीशन हो सकती है। आवेश या तो स्थिर अवस्था के अंदर हो सकता है, तो स्थिर अवस्था के अंदर वो क्या करेगा, स्थिर अवस्था के अंदर वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है बेटा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। ये फिर यही आवेश यदि
नियत चाल से गति कर रहा हो, नियत चाल से गति कर रहा हो, मतलब नियत चाल कहना ठीक नहीं रहेगा, नियत वेग से गति कर रहा हो, तो साथ में वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और साथ साथ में वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा तथा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। क्लियर है बेटा? तो ये सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे ऑप्शन में पूछ लिया कि जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऑप्शन ये दे दिया आपको विद्युत क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन दे दिया चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस। तो स्थिर अवस्था में होगा तो विद्युत क्षेत्र वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यही नियत वेग से गति कर रहा है, वो रुका हुआ नहीं है, गति कर रहा है, तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं कि यही यदि परिवर्ती वेग दिया गया है, किसी भी आवेश है वो परिवर्ती वेग से गति कर रहा हो, परिवर्ती वेग से। ठीक है, परिवर्ती वेग का मतलब ही क्या होता है? वेग का बदलना। वेग के बदलने का मतलब क्या है? वस्तु के अंदर त्वरण है, और नियत वेग से कोई गति करती है तो उसके अंदर त्वरण कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और साथ साथ में विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी उत्सर्जित करता है तथा विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये आवेश की बात करते हैं। ठीक है, ये आवेश के बारे में जानकारी होगी कि भी आवेश क्या होता है, कि आवेश जब रुका हुआ होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, नियत वेग से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, और परिवर्ती वेग से है यानी कि उसके अंदर त्वरण है, एक्सेलरेशन है, तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। ये आवेश के बारे में नॉर्मली जानकारी हो गई। ठीक है, अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश की बात करें, आवेश है वो 2 प्रकार के होते हैं। आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, दूसरा होता है वो होता है ऋण आवेश। ये आवेश के 2 प्रकार होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। 2 प्रकार के आवेश होते हैं। एक बात हमेशा आप दिमाग में ध्यान रखना कि जो आवेश होगा तो वो किसी न किसी वस्तु के ऊपर होगा। ठीक है ना, यानी कि बिना वस्तु के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, मास के बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं है, यानी कि किसी वस्तु के ऊपर मास है, इसका मतलब उस वस्तु का द्रव्यमान तो होगा ही होगा। जैसे मैंने कंघे वाला आपको एग्जांपल दिया, तो कंघे के अंदर क्या होता है? कंघे का द्रव्यमान होगा, उसके ऊपर आवेश होगा। बिना द्रव्यमान का आवेश रह ही नहीं सकता ना, कैसे रह सकता है? एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट बिना आवेश की कोई द्रव्यमान हो सकता है, यानी कि जो मास है वो बिना आवेश का हो सकता है, लेकिन जो आवेश है वो बिना मास की कभी भी नहीं हो सकता। ये आप इस बात को ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारे पास में धन आवेश और एक हो गया ऋण आवेश। ठीक है, यानी कि आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया धन आवेश और एक हो गया ऋण आवेश। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि किसी वस्तु के ऊपर जो धन आवेश है वो कैसे आ सकता है, और किसी वस्तु के ऊपर जो ऋण आवेश है वो कैसे आ सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपने छोटी क्लासों के अंदर ये देखा भी होगा कि जब किसी वस्तु के अंदर से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वस्तु के ऊपर धन आवेश आता है, और किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वस्तु के ऊपर ऋण आवेश आ जाता है। इसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न हम समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे मैं बात करूं सोडियम की बात करूं, एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। सोडियम की बात करें, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड? 11 होता है। ठीक है, तो उसका यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, परमाणु की संरचना बनाऊंगा, तो परमाणु की जो संरचना है वो इस तरीके से बनेगी। सबसे पहले नाभिक होगा, ये इसका पहला कक्ष होगा, ये इसका दूसरा कक्ष होगा, और ये इसका तीसरा कक्ष होगा। ठीक है, पहले कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, आपने केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा। दूसरे के अंदर कितने होते हैं? 8 होते हैं, तो इस तरीके से आप 8 बना लो। ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8।
इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहे। जैसे परमाणु क्रमांक 11 है, 11 परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे पास में परमाणु होगा, इस परमाणु के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या है वो 11 होगी। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी और प्रोटॉन देखो बेटा क्या होता है, हम परमाणु की बात करें, बीच वाला जो भाग होता है उसको हम नाभिक कहते हैं और उस नाभिक के चारों ओर एक खोखला भाग होता है। ठीक है, तो जो नाभिक होता है, जो प्रोटॉन होते हैं, किसी भी परमाणु की बात करें उस परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ और इलेक्ट्रॉन हुआ। तो हम बात करें जैसे प्रोटॉन की बात करें और न्यूट्रॉन की बात करें, ये दोनों नाभिक में होते हैं। ठीक है, तो मैं बात करूं जैसे सोडियम है 23 है, ये मैंने सोडियम का एक यहाँ पर क्या होता है परमाणु क्रमांक लिखा हुआ होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है किसी भी परमाणु का वो हमेशा प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित होता है। जैसे कोई भी आपने परमाणु दे दिया आपको, ठीक है, और आपसे बोला गया कि बताओ इस परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो उस परमाणु का परमाणु क्रमांक पता करने के लिए आपको उस परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या पता होनी चाहिए। मैंने बोला कि उस परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या 15 है, मतलब उस परमाणु का परमाणु क्रमांक 15 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या से कभी भी किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक नहीं बता सकते आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो वैरी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम भी हो सकती है, जैसे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम भी हो सकती है। कोई परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि कभी भी आप परमाणु क्रमांक का निर्धारण इलेक्ट्रॉन की संख्या से नहीं करोगे। परमाणु क्रमांक का निर्धारण हमेशा प्रोटॉनों की संख्या से किया जाता है। प्रोटॉन की संख्या को कभी भी आप परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं और नाभिक के अंदर से प्रोटॉन को आप न तो बाहर निकाल सकते हो और न ही नाभिक के अंदर आप प्रोटॉनों को दे सकते हैं। यानी कि हमेशा ध्यान रखोगे परमाणु क्रमांक 11 है, मतलब प्रोटॉन की संख्या 11 है उसके अंदर। अब ऊपर क्या लिखा होता है 23। 23 का मतलब क्या होता है, ये ऊपर जो लिखा होता है ना इसको बोला जाता है द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या दो संख्याओं का योग होती है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब 23 है, इसका मतलब 11 तो प्रोटॉन है, तो 12 क्या होंगे इसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे, तो नाभिक के अंदर 12 क्या होंगे, यहाँ पे न्यूट्रॉन भी हो। अरे भाई साहब एक मेरे को चीज़ बताओ आप कि वहाँ पर जब मैं दो वस्तु जैसे कंघे और बाल को मैं आपस में रगड़ रहा था, तो कंघे के ऊपर जितना धनावेश आया था उतना का उतना भाई साहब ऋणावेश बाल पे भी तो आया। दोनों का टोटल करोगे तो वापस से कुल आवेश क्या हो जाएगा, जीरो। पहले भी क्या था, जीरो था। हाँ, आवेशों का ट्रांसफर हो सकता है, आवेश को नया उत्पन्न नहीं कर सकते आप और नहीं उसको बिल्कुल खत्म कर सकते। कोई बोलेगा सर दूसरे वाले में आपने जैसे चालन के अंदर तो कोई नहीं है कि एक वस्तु पे आवेश था दूसरी वस्तु पे चल गया, यानी कि पहले जो आवेश था वो का वो लास्ट में भी होगा। तीसरे के अंदर सर प्रेरण के अंदर यदि वस्तु के ऊपर आवेश आया है, माइनस वाला आवेश आया था, हमने देखा भी था, तो भाई साहब इतना का इतना प्लस आवेश पृथ्वी में भी तो गया है। पृथ्वी में जैसे 50 कूलम प्लस का गया तो वस्तु पे माइनस का 50 कूलम आएगा। वापस से पूरे गोले पर टोटल आवेश कितना होगा यदि बात करेंगे तो जीरो। पहले भी क्या था, जीरो। यानी आवेश को आपने ट्रांसफर किया है, न कि नया उत्पन्न किया है आपने। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हमारे को यही कहता है कि आवेश होता है वो चार्ज ऑलवेज बी कंजर्वेटिव। थर्ड, आवेश की निचरता। आवेश की निचरता। आवेश की निचरता से मतलब क्या है, आवेश है वो नीचर यानी कि नहीं, चर यानी बदलना, बदलता नहीं है। आवेश का परिमाण हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आवेश का परिमाण कभी भी चेंज नहीं होगा। आवेश जैसे कोई वस्तु के ऊपर आवेश है और कोई वस्तु रुकी हुई है, उसके ऊपर आवेश 10 गुलाम है और वो वस्तु दौड़ने लग रही है, भाग रही है तेजी से, तो भी उसके ऊपर ऐसा नहीं कि आवेश 10 गुलाम है तो वो चेंज हो जाएगा। आवेश वो 10 गुलाम है तो 10 गुलाम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसे बोला जाता है आवेश की निचरता। सिंपल, क्लियर है। चौथा, आवेश का क्वांटा। आवेश का क्वांटा। आवेश का क्वांटा से मतलब क्या है, आवेश क्वांटाइजेशन, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, आवेशों का जो भी लेन देन होगा एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर, तो हमेशा एक क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स। ऊर्जा का पैकेट्स हो सकता है, आवेश का पैकेट हो सकता है। जो ऊर्जा का पैकेट्स होता है, क्वांटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ऐसा कैसा, यहाँ पे जो क्वांटा है वो किसका है, आवेश का क्वांटा है। ठीक है, जैसे नहीं होता कि आप बिस्किट लेने गए हो किसी दुकान के ऊपर, तो आपके और दुकानदार के बीच में जो बिस्किट का लेन देन होगा वो एक क्वांटा के रूप में होगा।
जैसे बिस्किट का एक पैकेट, बिस्किट के 2 पैकेट लोगे और एक पैकेट में जैसे 20 आते हैं आपके बिस्किट, तो वैसे वैसे एक आवेश का भी जब भी लेन देन होगा दो वस्तुओं के बीच में एक पैकेट्स के रूप में होगा। और आवेश का जो पैकेट्स होता है एक, उसके ऊपर फिक्स आवेश होता है और वो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतना आवेश होता है एक पैकेट के अंदर। क्लियर है? तो आवेश का या तो एक पैकेट या 2 पैकेट, ऐसे ऐसे 3 पैकेट होंगे या 4 पैकेट होंगे, ऐसे होंगे कि नहीं होंगे। जैसे होता ना बिस्किट है किसी के अंदर 20 है, तो आप किसी दुकानदार से या तो 20 बिस्किट लोगे, या फिर 2 पैकेट यानी कि 40 लोगे, या फिर 3 पैकेट यानी कि 60 लोगे, यानी कि 4 पैकेट यानी 80 लोगे। इस तरीके से लोगे कि नहीं लोगे। यानी कि एक पैकेट के कितने भी आप पैकेट, मतलब एक पैकेट जो फिक्स है 20 तो आना ही आना है उसके अंदर। अब इसका 1 गुणा या 2 गुणा या 3 गुणा, 3 पैकेट लोगे तो 3 गुणा आएगा, 4 पैकेट लोगे तो 4 गुणा आएगा। तो इसमें भी ऐसा ही है कि आपने n पैकेटों का लेन देन हुआ है तो आवेश कितना आएगा, इसका n गुणा आएगा, क्योंकि एक पैकेट तो ये हो गया, तो इसका या तो एक पैकेट या फिर 2 पैकेट या फिर 3 पैकेट, यानी कि लेन देन 2 वस्तुओं के बीच में n पैकेटों का हुआ है, तो उस वस्तु के ऊपर कुल आवेश कितना आएगा, n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कुल आवेश किसी भी वस्तु पर इतना आ सकता है। और इसको बार बार हम इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, उसको हम नॉर्मली ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। यानी कि Q बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, NE फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे Q बराबर NE फॉर्मूला बन जाएगा। E की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, N का मतलब कितने पैकेटों का लेन देन हुआ। अब किसी के दिमाग में यह आ सकता है कि सर ये जो आवेश का एक पैकेट है उसके ऊपर आवेश इतना ही क्यों है, तो उसको भी मैं समझाता हूं कि जब भी किसी भी वस्तु के ऊपर धनावेश आ रहा है, मतलब आप उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालते हो। अब इलेक्ट्रॉन, एक धनावेश लाना तो आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे उसके अंदर से, तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के खुद के पास, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। जब इलेक्ट्रॉन या तो एक निकालोगे तो इतना आवेश आएगा, आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश हो तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसका 2 गुना चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसका 3 गुना चार्ज आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4 गुना आएगा। तो इस तरीके से जो आवेश आता है वो हमेशा इसकी ई की फॉर्म में ही आएगा। ई का कितना भी गुणा हो सकता है। और एन क्या होगा, हमेशा पूर्णांक नंबर होगा। एन है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। और इसके अंदर एक ध्यान रख सकते हो, जैसे मैंने बोला कि किसी वस्तु को 1 कूलम से धनावेशित करने के लिए, एक वस्तु को 1 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो पहली बात तो यह है कि किसी वस्तु को 1 कूलम से धन आवेशित करना है, यानी कि उस वस्तु के ऊपर 1 कूलम का कुल आवेश आना चाहिए और धनावेश आना चाहिए। तो एक बात तो तय है कि आपको उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आवेश आता है। तो ऐसे कैसे मैंने मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो कुल कितना आवेश आना चाहिए, n इलेक्ट्रॉन निकालने पर 1 कूलम आवेश उसके ऊपर आ रहा है, यानी कि Q इज इक्वल टू NE फॉर्मूला आप यूज करोगे। Q का मतलब उस वस्तु के ऊपर कुल कितना आवेश लाना है, तो कि 1 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, तो मान लेते हैं कि n निकालने हैं। E का मतलब क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यहाँ से आप n को ज्ञात करोगे तो n की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1.6 को इधर भेजो तो अपन लिखेंगे 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सॉल्व करो तो आंसर बेटा जो निकल के आएगा वो आएगा, अब 10 की घात -19 को ऊपर भेज दो तो 10 की घात +19 अपॉन में नीचे क्या है 1.6। इसको कैसे लिख सकते हो, 10 इंटू 10 की घात 18। अब 10 में भाग दो 1.6 का तो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 8। इतने इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब जाकर के उस वस्तु के ऊपर एक धनावेश आएगा। ये सवाल ऐसे भी बन सकता था कि किसी वस्तु को -1 कूलम से ऋणावेशित करने के लिए उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन कितने देने पड़ेंगे। अब आवेश तो बेटा वही है ना, एक ही है ना, 1 कूलम धनावेश लो या ऋणावेश लो, परिमाण तो कितना, एक ही लेना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो भी n की वैल्यू क्या आती, यही आती। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि Q यानी कि कितना किसी वस्तु के ऊपर आवेश लाना है वो रखना है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे वो यहाँ से निकल के आ जाएगा और ये की वैल्यू आपको पता होती है। तो बच्चा ये तो हमने देख लिया कि भाई आवेश की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो ये सारी हमने आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की है और अच्छे से डिस्कस की है। अगला हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि 2 आवेशों के बीच में
जो लगने वाला आकर्षण बल है या फिर प्रतिकर्षण बल है वो कितना होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यह सबसे पहले कूलाम ने ज्ञात किया। कितना होता है, तो ये सारी चीज़ें जो कल का वीडियो मेरा अपलोड होगा उसके अंदर सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर में जो 2018 के अंदर पेपर हुआ उसके अंदर से भी कूलाम के नियम का एक सवाल पूछा गया था और बहुत ही फर्जी सवाल पूछा गया था और इसके अंदर फर्जी ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे हम कौन से टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और लास्ट ईयर कौन कौन से आ रखे हैं वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आपका बहुत वेटेज रखता है। इसमें से जो 2018 के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर इसमें से 7 से 8 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही और कल की वीडियो में फिर हम मिलेंगे। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो बनाने के लिए और भी अति उत्साह के साथ में। और ऐसे जो फ्रेंड हैं आपके जो लैब असिस्टेंट की तैयारी करते हैं उनके साथ में भी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की लाइफ बदल सकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। It's not a game, it's a rich thing.